हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीचर भर्ती 2023 के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है 5 ऑप्शन वाला, उसके सेट नंबर हम लोग 2 को आज कवर करेंगे। कल मैंने आपको सेट नंबर 1 को कवर करा दिया था। 5 ऑप्शन वाला एडुटेरिया का नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है बीपीएससी टीचर भर्ती 2023 के लिए। और फ्रेंड्स, यह जो है बिहार प्राथमिक शिक्षक क्लास 1 से लेकर के 5 हेतु है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए सेशन आज की स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहले प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर फटाफट शेयर कर दीजिए। एडुटेरिया बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए ये जो नया 5 ऑप्शन वाला प्रैक्टिस बुक है उसका सेट नंबर 2 है हमारा। पहला प्रश्न पढ़ेंगे सेट नंबर 2 का कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। आंसर सभी लोगों को कमेंट करना है और सेट को पूरा लगाइए। बहुत ही बढ़िया सेट है और अपना स्कोर आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। अब मात्र जो है 25 दिन से भी कम समय रह गया आपके एग्जामिनेशन में। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। देखिए, मोहनजोदड़ो से अन्नागार और स्नानागार दोनों के अवशेष मिले हैं, ध्यान रखेंगे। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत था। ठीक है, चलिए। अच्छा, मोहनजोदड़ो जो है ये किस नदी के तट पर है? तो सिंधु नदी के तट पर है। ये भी प्रश्न बनता है। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। ठीक है, मेगास्थनीज जो है यह सेलुकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसे भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। और इससे पहले मैंने आपको एडुटेरिया का नया 5 ऑप्शन वाला प्रैक्टिस बुक कराया हुआ है, सेट नंबर 1 मैंने करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। भारत और 10 राजाओं के बीच दसराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? देखिए फ्रेंड्स, ये जो दसराज युद्ध है इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और यह युद्ध जो है दसराज युद्ध, यह पुरुषनी यानी कि रावी नदी के तट पर जो है ये हुआ था। रावी भी आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो, उसके बाद देखिए 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध को जो है लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ था? तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी में, जो कि अब नेपाल में पड़ता है। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है। विक्रम संवत का आरंभ जो है ये माना जाता है 57 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर शक संवत आपसे पूछता, शक संवत, तो ये 78 ईस्वी में कनिष्क ने इसको चलाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गुप्त शासकों की राजकीय भाषा यानी कि शासकीय भाषा क्या थी? गुप्त शासकों की राजकीय भाषा जो थी ये संस्कृत थी। गुप्त वंश का संस्थापक जो है ये कौन था? श्रीगुप्त था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, संस्कृत ऑप्शन में नहीं है। चलो, उसके बाद देखिए एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? फ्रेंड्स, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट। चलिए, सभी सेट्स में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। तो एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण जो है ये राष्ट्रकूट वंश का शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कृष्ण प्रथम राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो ये दंती दुर्ग था। कौन था? दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? देखिए, महमूद गजनबी ने भारत पर पहला आक्रमण जो है ये किया था 1000 ईस्वी में। कब किया था? 1000 ईस्वी में पेशावर पर किया था। और सबसे इसका जो पॉपुलर आक्रमण है, चर्चित आक्रमण है, ये 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर का आक्रमण है। ठीक है, इसने टोटल 17 बार जो है भारत पर आक्रमण किया है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 17 बार। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो है ये किसे माना जाता है?
दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है ये किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से लेकर के दिल्ली आया, इससे भी आप ध्यान रखेंगे। लाहौर से राजधानी दिल्ली किसने लाया था? तो इल्तुतमिश ने लाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, लेकिन जब इल्तुतमिश शासक बना तो राजधानी को लाहौर से लेकर के दिल्ली आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया था? सबसे कम समय तक शासन किया था किस राजवंश ने? तो सबसे कम किया था खिलजी वंश ने, और सबसे अधिक समय तक तुगलक वंश ने किया था। खिलजी राइट आंसर हो जाएगा, तुगलक सबसे अधिक समय तक। अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य कितने सूबों में विभक्त था? अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य जो था ये कितने सूबों में विभक्त था? तो ये 15 सूबों में विभक्त था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ध्यान से पढ़ेंगे, सही सुमेलित नहीं पूछा गया है। एक तरफ यूरोपीय देश है, दूसरी तरफ उनके द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना दिया गया है। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित किया था। डेनिश ने कहाँ पर? त्रावणकोर में। डच ने मसूलीपट्टनम में, और फ्रांसीसी ने जो है इन्होंने कहाँ पर किया था? तो ध्यान रखेंगे कालीकट पर नहीं किया था, ठीक है। इन्होंने कहाँ पर किया था? सूरत में पहली व्यापारिक कोठी स्थापित किया था। सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जो था ये जॉन मेंडेल हॉल था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, किस उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता था? लंपट मूर्ख कहा जाता था किसको? तो ये जहांदार शाह को कहा जाता था, ठीक है, जहांदार शाह को। क्लियर। फर्रुखसियर को क्या कहा जाता था? तो इसको घृणित कायर कहा जाता था, घृणित कायर कहा जाता था। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था, और शाह बेखबर कहा जाता था मुअज्जम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? अच्छा, बंगाल का पहला नवाब कौन था? तो पहला नवाब जो था बंगाल का ये मुर्शीद कुली खां था, मुर्शीद कुली खां था। और अंतिम नवाब जो था ये मुबारक उल दौला था, मुबारक उल दौला राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना किसने की है? देखिए ध्यान से पढ़ेंगे, कई बार मैंने आपको यहाँ पर ध्यान आकर्षित भी किया है कि फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इसको लिखा है कार्ल मार्क्स ने। किसने लिखा है? इसको लिखा है कार्ल मार्क्स ने। और वी.डी. सावरकर ने जो पुस्तक लिखा है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस ये विनायक दामोदर सावरकर की है। लेकिन फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, अभी मैंने बताया द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस सावरकर का है, लेकिन फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जो है ये कार्ल मार्क्स की है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेद समाज की स्थापना किसने किया था? वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन और श्री धरलू नायडू ने किया था। तो ऑप्शन में देखिएगा यहाँ श्री धरलू नायडू दिया गया है, ठीक है। चलिए, पाइका विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? पाइका विद्रोह कहाँ पर हुआ था? पहले आप कमेंट करके बताइए, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे कि पाइका विद्रोह जो है ये कहाँ पर हुआ था। पाइका विद्रोह हुआ था उड़ीसा में। किसके नेतृत्व में? तो बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में हुआ था। चलिए, कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? एक तरफ जो है संस्थापक या संपादक दिया गया, दूसरी तरफ पत्र पत्रिकाएं दिया गया है। बंगाल गजट जेम्स ऑगस्टस हिक्की सही है। सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर सही है। बंगदूत राजा राम मोहन राय सही है। बिहार हेराल्ड गुरु प्रसाद सेन ये भी सही है। कौन सा सुमेलित नहीं है? क्योंकि सारे के सारे सुमेलित हैं तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई की स्थापना किस घोषणा पत्र के तहत हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह टीचर के एग्जाम है और टीचर के एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनेंगे। बताएंगे विश्वविद्यालय, 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना किस घोषणा पत्र के तहत हुई थी? तो फ्रेंड्स ये वुड डिस्पैच की घोषणा के तहत हुई थी। 1854 के वुड डिस्पैच जो कि डलहौजी के समय लागू हुआ था, ठीक है। और इसको जो है वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? भारत में नागरिक सेवा का जनक जो है ये लॉर्ड कर्नवालिस को कहा जाता है, नागरिक सेवा का जनक। और यहाँ न्यायिक सेवा पूछा गया, ये कहा जाता है वारेन हेस्टिंग्स को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? सबसे बाद में बताना है कौन सी घटना घटित हुई थी। सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया कब?
तो फ्रेंड्स ये 1843 में मिलाया गया। ठीक है, चलिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो ये 1845-46 में हुआ था, 1845-46 में। तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध जो है ये 1885 से 1888 ध्यान रखेंगे, और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में ये पारित हुआ था। ठीक है, तो सबसे बाद की घटना जो है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे, गणेश वासुदेव जोशी और एसएच चिपलुंकर ने किया था। तो यहाँ पर देखिएगा महादेव गोविंद रानाडे, जीवी जोशी यानी कि गणेश वासुदेव जोशी और एसएच चिपलंकर दिया गया है। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे ये बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछा गया है तो ये जॉर्ज यूल थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जॉर्ज यूल ने 1888 में कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में, उसी की अध्यक्षता किया था। निम्नलिखित में से किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी? घोषणा की गई थी 20 जुलाई 1905 को, और बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, और उस समय लॉर्ड कर्जन वायसराय था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसने किया था? कर्जन वायली और जनरल डायर, ये पूछा जाता है। जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने किया था, और कर्जन वायली की हत्या जो है मदन लाल ढींगरा ने किया था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? देखिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रस्ताव 1920 में नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया था, और इसको पेश किया था चित्तरंजन दास ने। प्रस्तुत किसने किया था? चित्तरंजन दास ने। ऑप्शन में देखिए चित्तरंजन दास नहीं दिया गया, ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। 1922 में गया में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था, याद रखेंगे। 1912 में जो बांकीपुर में अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता आर.एन. माधवलकर ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने किया था? क्या होगा इसका आंसर? तो फ्रेंड्स ये किया था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन में सुभाष चंद्र बोस का नाम नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? बहुमत पूछा गया है तो 5 प्रांत में हो जाएगी, लेकिन वैसे 8 प्रांत में सरकार बनाया था कांग्रेस ने। बहुमत 5 प्रांत। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। चार्ल्स मेटकॉफ को। अच्छा, एक वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किसने किया था? तो लॉर्ड लिटन ने लागू किया था, और इसको निरस्त किया था किसने? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था? भूमिगत रेडियो के संचालन उषा मेहता ने किया था, और भूमिगत रेडियो के संचालन में राम मनोहर लोहिया और अच्युत पटवर्धन का भी योगदान था। तो यहाँ देखिए उषा मेहता भी है, राम मनोहर लोहिया भी है, तो एक से अधिक राइट आंसर वैसे भी इसका हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट, इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। ठीक है, ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 डेट सहित आपको याद रखना है गांधी इरविन पैक्ट का। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्न में से किस ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है? किस ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव जो है ये पृथ्वी के समान है? तो यह ग्रह जो है ये मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, इसे भी आप जरूर याद रखेंगे। चलिए उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाले वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है जीरोफाइट के नाम से। जीरोफाइट राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? सिंपल सा क्वेश्चन है। वर्मी कल्चर जो है ये केचुआ पालन हो जाएगा। मत्स्य पालन पीसी कल्चर। ठीक है, पीसी कल्चर याद रखेंगे, पीसी कल्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 37
36 नंबर। ठीक है, चलिए 36 नंबर कर लेंगे कि टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है। टिहरी बांध परियोजना जो है किस नदी पर है। अच्छा, 1 मिनट, यहाँ पर देखिए, रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है, मधुमक्खी पालन एपी कल्चर कहलाता है। ठीक है, ये भी प्रश्न बन सकता है, इसीलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। चलिए, उसके बाद देखिए टिहरी बांध परियोजना जो है किस नदी पर है। तो टिहरी बांध परियोजना जो है यह भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर है। तो भागीरथी एवं भिलांगना राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य जो है ये सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, और सबसे क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। चलिए, अगला प्रश्न कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है इसमें से। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर है। अब यहाँ पर अगर शुष्क वन की बात आई है तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे। अच्छा, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान भी ध्यान रखेंगे। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है, तो असम के जोरहाट में है। असम के जोरहाट में है वर्षा वन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर सही है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला ये भी सही है। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है ये कानपुर में नहीं है, ये लखनऊ में है। पूछा गया कौन सा सुमेलित है, तो पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि वैसे भी 1 से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया। महिला संरक्षण अधिनियम जो है यह घरेलू हिंसा से किस वर्ष पारित किया गया था। तो घरेलू हिंसा से महिला की रक्षा के लिए यह अधिनियम जो है 2005 में पारित किया गया था, 2005 में। और वैसे ये लागू कब हुआ था, तो ये लागू हुआ था 2006 से। 2005 राइट आंसर हो जाएगा। विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया। पहला है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर, गुजरात में। ठीक है, गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये मीराबाई चानू ने जीता है। ये वेट लिफ्टर हैं, भारोत्तोलक हैं मीराबाई चानू। अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन जो है ये किया गया भोपाल में। भोपाल राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा। देखिए, हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं। लिथियम के भंडार जो है अभी जम्मू कश्मीर में मिले हैं और राजस्थान में भी मिले हैं। राजस्थान में भी मिला है और जम्मू कश्मीर में मिला है, तो 1 से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपये के खर्च का लक्ष्य रखा है। बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपये के खर्च का लक्ष्य रखा है। तो फ्रेंड्स ये रखा है 45.03 लाख करोड़ रुपया का। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में हुए राज्यपाल की नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है। राज्यपाल दिया गया है, दूसरी तरफ संबंधित राज्य दिया गया है। फागू चौहान, सिक्किम गलत दिया गया है। सिक्किम के राज्यपाल कौन है अभी, तो ये लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। शिव प्रताप शुक्ल हिमाचल प्रदेश सही है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ये बिहार के हैं। कहाँ के अब हो गए हैं, ये बिहार के हो गए हैं। ठीक है, बिहार के हो गए हैं। क्लियर। अच्छा, अब मेघालय के राज्यपाल अभी कौन है, तो मेघालय के फागू चौहान हैं। ठीक है, चलिए, बिहार के मैंने बता दिया आपको, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा, तो सही दिएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि द ब्लू बुक ए राइटर्स जनरल पुस्तक के लेखक पूछा गया है। द ब्लू बुक ए राइटर्स जनरल, इस पुस्तक को लिखा है अमिताभ कुमार ने। अमिताभ कुमार ने फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन, हिंदी सम्मेलन जो है 12वां, इसका आयोजन किस देश में किया गया। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। अच्छा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी के दिन प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसे भी आप ध्यान रखें, विश्व हिंदी दिवस। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है ये फिजी में किया गया। अच्छा, फिजी की राजधानी हो सकता है पूछ लिया जाए, फिजी की राजधानी सुआ है। कहाँ है, सुआ है। ठीक है, चलिए, किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। तो ये कहाँ के हैं अब्देल फतेह अल सीसी, तो ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत का कौन सा स्थान है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यह रिलीज कौन करता है,
यह रिलीज करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग विपो कहते हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है, इसी के द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। भारत का स्थान इसमें 40वां है, पहला स्थान पर स्विट्जरलैंड है। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है। दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है, तो यह कंपनी है भारत बायोटेक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। चलिए 50 प्रश्न हम लोगों ने कवर किया है, फटाफट बताइए कि 50 प्रश्नों में से कितने का आंसर आपने सही सही दिया है, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा, तो आपको पता है अच्छी तरह से प्रोटीन संश्लेषण है। राइबोसोम को जो है कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि ऐसा रोग जो बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं उन रोगों को क्या कहा जाता है, तो उस रोगों को कहा जाता है चीरकालिक। क्या कहा जाता है, चीरकालिक कहा जाता है। इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंगक है, प्रकाश संश्लेषी अंगक जो है कौन सा है, तो फ्रेंड्स इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा, हरित लवक हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए निम्न में से सामान्यतः किसका उपयोग पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। पादप कोशिका के द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है, तो फ्रेंड्स यह कार्बोहाइड्रेट है। कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है। अच्छा, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है और जाइलम के द्वारा जो है जल का परिवहन होता है। ठीक है, जाइलम के द्वारा, और जाइलम के द्वारा जल का परिवहन का जो दिशा है ये नीचे से ऊपर की तरफ होता है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर, और फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन नीचे और ऊपर दोनों ओर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं पत्ती में, कोशिका रिक्तिका में, छाल में, इन सब में ये रहते हैं, तो पत्ती, कोशिका, रिक्ता, छाल दिया गया है, एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक कौन सा पादप हार्मोन यहाँ पर दिया गया, पूछा गया है कि कौन सा पादप हार्मोन जो है ये बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होता है, तो ये ऑक्सिन है और जिब्रेलिन है। तो ऑक्सिन और जिब्रेलिन है, तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साइटोकाइनिन यह पादप कोशिका विभाजन में सहायक होता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस दर्पण का उपयोग किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। चलिए इसका आंसर आप मुझे अभी तुरंत कमेंट करके बताएंगे, एक प्रश्न मैंने आपके लिए रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, तो इसके लिए कोई भी सीमा नहीं है अधिकतम दूरी के लिए, ये अनंत है। लेकिन न्यूनतम दूरी जो है स्पष्ट देखने की ये 25 सेंटीमीटर है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए जो युक्ति होती है उसको क्या कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो उसको कहा जाता है जनित्र, यानी कि जनरेटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। विस्थापन की दर को कहा जाता है, विस्थापन की दर को क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स विस्थापन की दर को जो है वेग कहा जाता है, वेग कहा जाता है। और वेग में क्या कहा जाता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। दो कणों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल होता है उनके बीच की दूरी के, बताएंगे फॉर्मूला याद होगा आपको, दो कणों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, और उनके जो द्रव्यमान है, मास है, उनके गुणनफल के समानुपाती होता है, और वर्ग की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। निम्नलिखित में से लवण का उदाहरण है, लवण का उदाहरण इसमें से कौन सा है, तो फ्रेंड्स ये आपका NaCl हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद देखिए मैग्नीशियम दिया गया है और ऊपर उस पर +2 चार्ज दिया गया। इस तरह से पूछा गया इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। जब भी प्लस चार्ज रहेगा इसका मतलब कि उसने इलेक्ट्रॉन को त्यागा है। कितना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग इसने कर दिया है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया है, तो अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 10 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। द्विबंध वाले रासायनिक बंधन में बंधे परमाणुओं के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में 4 होगा। ठीक है, 4 राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का अवयव कौन सा है। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का अवयव जो है ये आपका ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन, एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा इसका। एक सहसंयोजी यौगिक का नाम बताएं जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं।
सहसंयोजी यौगिक का नाम जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं, तो फ्रेंड्स यह वाटर है, जल है, H2O राइट आंसर हो जाएगा। एल्डिहाइड श्रेणी की यौगिकों में निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील समूह विद्यमान होता है? एल्डिहाइड में पूछा गया है, तो ये CHO हो जाएगा राइट आंसर एल्डिहाइड का। हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत, सभी ऑप्शन को पढ़िए, आंसर कमेंट करेंगे। हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में इसको रखा गया है। कानूनी अदालतों के द्वारा यह अपरिवर्तनीय है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, अब देखिए निर्वाचक मंडल में क्या होते हैं, तो ये विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, उसके बाद राज्यसभा के और फिर लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। और विधानसभा में देखिए केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी के भी निर्वाचित सदस्य को शामिल किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत, किस संशोधन के तहत? तो फ्रेंड्स यह जो है ये 17वां संविधान संशोधन है। कौन सा है? तो ये 17वां संविधान संशोधन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है यह सामूहिक उत्तरदायित्व है। सामूहिक उत्तरदायित्व राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है, ये आप जानते भी हैं। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी, देखिए पूछा गया सिविल अधिकारी, सिविल अधिकारी कौन सा होगा? तो फ्रेंड्स सिविल अधिकारी जो होगा ये मंत्रिमंडल सचिव होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? तो इसमें से देखिएगा सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, लोक उपयोगी सेवाएं, ये सब हैं, लेकिन कानून व्यवस्था इसमें नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न है कि विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? टोटल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, याद रखेंगे। ये जो है फ्रेंड्स यह तीसरी अनुसूची में है। राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण जो है वर्णित है? तो फ्रेंड्स यह कौन सा अनुच्छेद है? तो यह अनुच्छेद जो है यह 49 है। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिएगा कि हमारे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान जो है यह आर्टिकल 335 में है। अगला प्रश्न है हमारा कि आर्थिक नियोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। आर्थिक नियोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है समाजवादी अर्थव्यवस्था का। समाजवादी अर्थव्यवस्था का निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, और इसमें से कौन सा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? तो फ्रेंड्स यह परिवहन है, वस्तुओं का परिवहन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? शहरीकरण का स्तर जो है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार कितना है? तो फ्रेंड्स यह 16.2% है। चलो, उसके बाद देखिए केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया है, इसमें क्या क्या शामिल हैं? तो यहाँ जितने भी देख रहे हैं, समावेशी विकास, हरित विकास, सक्षमता को सामने लाना, वित्तीय क्षेत्र, ये सभी है। तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका हो जाएगा खड़गपुर की पहाड़ी। खड़गपुर की पहाड़ी। चलिए, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में है? भारत और श्रीलंका के मध्य जो द्वीप है ये कौन सा द्वीप है? तो ये रामेश्वरम है। भारत का सबसे लंबी नदी पूछा गया है, तो ऑब्वियसली आपको पता है फ्रेंड्स ये गंगा नदी है। कौन सी नदी है? तो ये गंगा नदी है। रेगुर किसका नाम है? चलिए बताएंगे कि रेगुर जो है ये किसका नाम है, किस मिट्टी का नाम रेगुर मिट्टी है? तो रेगुर मिट्टी काली मिट्टी को कहा जाता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। दक्षिण भारत में इसका विस्तार है, सर्वाधिक महाराष्ट्र में है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का जो समूह है वो कहलाता है नक्षत्र। क्या कहलाता है? नक्षत्र कहलाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। जल दिवस जो है ये 22 मार्च के दिन मनाया जाता है, और बिहार का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, बिहार दिवस 22 मार्च के दिन। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। चलिए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। चलिए, यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच समय का अंतर कितना होगा?
देखिएगा यहाँ पूछा गया है कि दो स्थानों के बीच 90 डिग्री देशांतर का अंतर है। 1 डिग्री में कितना अंतर होता है? 4 मिनट का। तो यहाँ पर 90 डिग्री दिया गया है, तो 90 गुना 4 कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 90 गुना 4 मिनट, तो ये 360 मिनट हो जाएगा। अब इसको घंटा में बदल दीजिए, तो 6 से 6, 0 से 0, 6 छक्के 36, यानी कि 6 घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? हिंद महासागर की धारा इसमें से कौन सी नहीं है? अग्लुहास है, मोजाम्बिक है, दक्षिणी हिंद महासागरीय धारा है, बेंगुएला धारा नहीं है। बेंगुएला धारा जो है फ्रेंड्स, यह ध्यान रखेंगे, बेंगुएला जो है, बेंगुएला धारा यह किसकी जल धारा है? तो बेंगुएला जो है यह अटलांटिक महासागर की धारा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा झील उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? ग्रेट लेक्स का इसमें से कौन सा हिस्सा नहीं है? तो ये बियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है यह पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन है। पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है किसके कारण से? पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रवाह में वृद्धि जो होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है, CO2 के कारण होती है। चलिए, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ? कार्बन क्रेडिट का, तो फ्रेंड्स ये हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल से। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद रखेंगे, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। चलिए, ओजोन परत संरक्षण दिवस आ भी गया, कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। चलो, उसके बाद देखिए राजीव गांधी वन्य संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। तो यह दिया जाता है वन्य जीव संरक्षकों को, वन्य एवं वन्य जीव अधिकारियों को, शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं को। तो 1 से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ पर है? भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान जो है ये नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। चलो, उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किसकी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो ये महात्मा गांधी जी की है। ठीक है। चलिए, विधानसभा की सीट पूछा गया है कि बिहार में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? विधानसभा की 243 है, विधान परिषद की 75 है। ठीक है, और लोकसभा का 40 है और राज्यसभा का 16 है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? तो इसमें से वन नीति भी है कहीं ना कहीं, पर्यावरण नीति भी है, औद्योगिक नीति भी है और शिक्षा नीति भी है। तो सभी हो जाएगा 1, 2, 3, 4। चलिए, 99 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारितंत्र है? इसमें से कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण बताना है आपको। फ्रेंड्स प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए, अपना स्कोर आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, कितना स्कोर आपने किया है। राइट आंसर इसमें से देखिए धान का खेत जो है ये कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है, बाकी ये जो है प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण है। आखिरी क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है यह किस आंदोलन का नारा है? पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है यह चिपको आंदोलन का जो है